नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज की सबसे बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ी पर हमले से सियासी पारा उफान पर है। अपने बंगाल दौरे के दूसरे दिन नड्डा एक सभा के लिए दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर जा रहे थे, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि दक्षिण 24 परगना में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला रोकने की कोशिश की और इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नड्डा समेत काफिले में शामिल गाड़ियों पर पत्थरबाजी भी की। और इतना ही नहीं, टीएमसी ने तो लगातार जेपी नड्डा की गाड़ी के आगे उनके कार्यकर्ता लेट गए। जेपी नड्डा बीजेपी नेताओं के साथ डायमंड हार्बर जा रहे थे और इसी दौरान उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया है। डायमंड हार्बर सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है। तो एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा दें। दरअसल ये तस्वीरें हैं दक्षिण 24 परगना की, जहां पर जेपी नड्डा अपने चुनाव से पहले कैंपेन के दौरान लगे हुए हैं कैंपेनिंग के लिए, लेकिन इस बीच आज दूसरे दिन जब वो जा रहे थे डायमंड हार्बर, उसी दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ है। और ये जानकारी मिल रही है उनके साथ साथ काफिले में शामिल कुछ और गाड़ियों को भी निशाने पर लेने की कोशिश की गई है। आरोप बीजेपी का ये है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। हालांकि टीएमसी ये कह रही है कि यह हमला बीजेपी ने खुद ही प्रायोजित करवाया था। इस बीच एक और बात अहम है, वो ये कि बीजेपी ये बात कह रही है कि हमने इस तरह के हमले की आशंका पहले ही जताई थी, पुलिस को इत्तला की थी। हालांकि पुलिस की तरफ से इस तरह का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया है कि उनके पास इस तरह की शिकायत पहले से थी या नहीं थी। लेकिन गाड़ी के भीतर देखिए ईंट पत्थरों के जरिए किस तरह से निशाना बनाया गया है, वो ईंट पत्थर इस वक्त गाड़ी के भीतर मौजूद। ये तस्वीरें दक्षिण 24 परगना की आज दोपहर के दौरान ये तस्वीरें सामने आई जब जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। आज मैं यहाँ पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये गुंडाराज, ये अराजकतावाद ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है। जब मैं जंगल राज कहता हूं तो मैं ऐसे ही नहीं कहता। आप देखिए हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, आप देखिए हमारे राहुल सिन्हा, आप इनकी गाड़ियों को देखिए। तो बंगाल में इस वक्त जबरदस्त संग्राम मचा हुआ है। हमारे साथ हमारी सहयोगी कोलकाता से आशिका सिंह जुड़ रही हैं, अमित पांडे दिल्ली से जुड़ रहे हैं, साथ ही शेष नारायण सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आशिका आपका रुख करना चाहती हूं। आप लगातार गाड़ी में ट्रैवल कर रही हैं, क्या जेपी नड्डा का अगला पड़ाव उसके बारे में आप इस वक्त हमें बता सकती है? जी, आपसे थोड़ी देर बाद ही वेस्टर्न होटल कोलकाता का है जहां पर रुके हैं, वहां पहुंचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं आपको बता दूं वहीं डायमंड हार्बर में होने वाली थी दक्षिण 24 परगना में, लेकिन अंतिम समय ये निर्णय लिया गया कि सनडाउन होने के पहले वहां से निकल जाना ही अच्छा है, जो कि हिंसा वहां पर देखने को मिली है। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसे वहां से हटा करके और कोलकाता में लाया गया है। ये कोलकाता में अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है। और जैसा कि बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि प्री प्लान्ड तरीके से ये हमला जो है इसे किया गया है। और ममता बनर्जी ने भी बार बार ये कहा है कि कल की घटना हो या आज की घटना हो, इसे खुद बीजेपी के लोगों ने ही अंजाम दिया है। और नाटक शब्द का बार बार प्रयोग नहीं, लेकिन आशिका, अगर इस तरह के नाटक शब्द का इस्तेमाल ममता बनर्जी कर रही हैं, तो जब लेफ्ट की सरकार रही थी और वो प्रोटेस्ट करते थे और इस तरह से उन पर हमले होते थे, तो तब भी क्या वो नाटक करती थी? ये भी अहम सवाल होगा। इधर नड्डा के काफिले में शामिल बीजेपी के कई नेताओं के जरिए जो तस्वीरें सामने आई है वो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है। गाड़ियों में तोड़फोड़ उनकी हुई है। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। हमले में कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में चोट आई है। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि ममता सरकार डर गई है और इसीलिए इस तरह का कदम उठा रही है।
पर आते हुए बीजेपी के कारवां पर हमला हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय भाजपा नेता की गाड़ी है, शीशा पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है और जगह जगह पर वहां पर काफिले पर हमला हुआ है। जेपी नड्डा की गाड़ी पर भी पत्थरबाजी हुई है और कैलाश विजयवर्गीय सहित पार्टी के दूसरे नेताओं को चोट भी लगी है। कैलाश जी, क्या हुआ? आपको चोट कैसे लगी? क्या हुआ? पथराव किया गाड़ी पे। आपकी गाड़ी का शीशा टूटा, आपके हाथ में लगा है? क्या हुआ था? पथराव किया। क्या बोलेंगे? क्या हुआ था? आपकी गाड़ी का शीशा हमारी किसी आपकी गाड़ी का शीशा टूटा, शीशा फोड़ दी पूरी गाड़ी। सिक्योरिटी इंजरी है। एक तरफ गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिस, दूसरी तरफ से आज भी कल जैसी तस्वीर देखने को मिली है, क्या कहेंगे? देखिए, अराजकता है, कहीं यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है यहाँ पर। कितने लोगों को चोट लगी? काफी हमारी सिक्योरिटी को भी चोट है यहाँ। सामने से क्या कहेंगे ममता की पुलिस से? अराजकता है, सब अराजकता है। क्या हुआ? आपको चोट लगी? नहीं, मैं मतलब नैरो एस्केप था, लेकिन मेरे गाड़ी में जो थे उसको काफ़ी चोट लगा है। अभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो कॉन्वॉय में शायद 10 से 11 गाड़ी को ऐसे ही मतलब डेस्परेटली ईट तो स्टोन वगैरह जो भी है वो छोड़ा गया और इसके लिए रास्ता तय था, बावजूद उसके वहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद थे भारी संख्या में, क्या कहें? नहीं, एक्चुअली इट इज़ ऑल प्री प्लान्ड, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि किस रूट से हम आएंगे। जब भी हमने ममता जी का भतीजा का एरिया हमने घुसा, तभी से ईंट पत्थर चालू हो गया। तो ये दिस इज़ नथिंग, मतलब ये वी आर नाउ इम्यून टू इट। हम लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ करके अटैक करेंगे ये लोग। डर गए हैं ममता बनर्जी। आशिका, टीएमसी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने खुद ही इस तरह का हमला प्रायोजित करवाया था, लेकिन इतना गंभीर हमला कोई पार्टी अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ कैसे प्रायोजित करा सकती है, जिसमें इतनी पत्थरबाजी हुई है कि गाड़ियों के भीतर ईंट आ गई है, वहां उनके जो महासचिव है वो जख्मी हो गए हैं, कैलाश विजयवर्गीय। ये तो हद है मतलब अराजकता की। बिल्कुल, कई नेता घायल हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में चोट लगी है, मुकुल रॉय के हाथ में चोट लगी है, दिलीप घोष को चोट लगी है और भी जो अनुपम हाजरा को चोट लगी है, पार्टी के दूसरे नेताओं को भी चोट लगी है। कई गाड़ी के शीशे पूरी तरह से चकनाचूर हो गए हैं। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, जो कांच की बॉटल होती हैं, वो फेंकी गई है। बड़े बड़े पत्थर जो है वो फेंके गए हैं, ईंट फेंकी गई है। तो इसे देख करके जो तस्वीर वहां पर थी, ये साफ जो है अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुरक्षा पर सवाल इससे जरूर खड़े होते हैं। नहीं, लेकिन साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात आशिका, वो ये कि बीजेपी ये कह रही है कि हमने पहले ही बता दिया था कि हम इस इलाके में जाने वाले हैं, डायमंड हार्बर में, यहाँ पर उन्हें थ्रेट है। वो कह रहे हैं कि हमने पहली जानकारी पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस क्या स्पष्टीकरण दे रही है इस पर? मैं आपको ये बता दूं कि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि उनके पास जानकारी थी और उन्होंने पुलिस को भी ये जानकारी दी कि आज ये घटना हो सकती है ऐसी कोई, लेकिन पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और लगातार बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता रहा है, कल भी सुरक्षा को लेकर के सवाल उठाए जाते रहे। कल ये कहा गया है कि पायलट कार तक नहीं दी गई है और साथ ही जो कल की घटना थी, कल भी ऐसी एक घटना देखने को सामने आई थी, मिली थी, जहाँ जब जी एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, केंद्र ने रिपोर्ट मांगी है, राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी है। जेपी नड्डा पर जो हमला हुआ है, इस नड्डा की सुरक्षा में चूक के मामले में रिपोर्ट मांगी गई है केंद्र सरकार के जरिए। और आपको याद होगा आज दिन में ही थोड़ी देर पहले गृह मंत्रालय की तरफ से भी ट्वीट किया गया था, निंदा की गई थी इस हमले की और राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी गई है। आपको यह भी साथ ही बता दें कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर के आसपास प्रोटेस्ट बीजेपी कर रही है। बीजेपी राज्यपाल की ओर राजभवन का रुख कर रही थी, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जिसमें यही मांग की जा रही थी कि कानून व्यवस्था बिल्कुल भी सही नहीं है पश्चिम बंगाल में और ऐसे में यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर शैलेंद्र वांगू जुड़े। शैलेंद्र, राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी है केंद्र सरकार ने, अपडेट क्या है इस वक्त आपके पास? और देखिए, बहुत बड़ी खबर है ये। हमने देखा है कि आज शाम में ही गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बंगाल सरकार पर सवाल खड़े किए थे कानून व्यवस्था को लेकर। और ऐसे में अब खबर ये आ रही है कि गृह मंत्रालय की तरफ से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल यानी एक लेवल ऊपर जाकर
रिपोर्ट मांगी गई है राज्यपाल से कानून व्यवस्था को लेकर, तो जाहिर तौर पर उसके बाद ही देखा जाएगा कि रिपोर्ट जो ओवरऑल कानून व्यवस्था वहां पर है। खासतौर आपको ये बता दें कि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जो घटनाएं है पिछले 24 घंटे में, यानी कल और आज जो घटनाएं वहां बंगाल में हुई है, उसको बहुत गंभीरता से करने लिया है। इसीलिए राज्यपाल से ओवरऑल सिक्योरिटी को लेकर, ओवरऑल कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। नहीं, लेकिन ये बात वाकई में गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जेपी नड्डा भी कल अपने कैंपेन के दौरान कह रहे थे कि हमारे 130 कार्यकर्ता नेताओं की इस तरह से हत्याएं हुई हैं, जिसका सीधा आरोप उन्होंने कहा कि पुलिस, टीएमसी, राज्य सरकार की शय पर इस तरह के हमलों को अंजाम दे रही है ताकि कार्यकर्ताओं की मौत हो। और अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो मुख्य ओपोनेंट, जो मुख्य विपक्षी पार्टी वहां लग रही है, वो इस तरह के आरोप लगा रही है, तो संज्ञान लेना चाहिए और बहुत जरूरी है, क्योंकि अराजकता का माहौल लगातार कायम है पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे जैसे आपको पहले बताया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके साफ कर दिया था कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा था कि केंद्र सरकार इस पूरे हमले को गंभीरता से ले रही है और बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की जनता को जवाब देना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि तृणमूल शासन में बंगाल अत्याचार, अराजकता और अंधकार के युग में जा चुका है। तो जाहिर तौर पर इस पूरा सिचुएशन को देखते हुए अब रिपोर्ट मांगी गई है। पहले रिपोर्ट आपको याद दिला दें कि आज दोपहर करीब 12 बजे के आसपास रिपोर्ट मांगी गई थी वहां के चीफ सेक्रेटरी और वहां के डीजीपी से, लेकिन जब अब आज दिन में हमने हिंसा देखी है और हमने ये भी देखा कि सबसे पथराव हुआ था कॉन्वॉय के ऊपर, उसके बाद अब सीधे तौर पर राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी गई है कि क्या वाकई में कानून व्यवस्था काबू में है बंगाल में या नहीं। इसको लेकर रिपोर्ट दी जाएगी, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय। शैलेंद्र वांगू बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी गई है, केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। नड्डा की सुरक्षा में जिस तरह की चूक का मामला सामने आया है, इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई बार बीजेपी सवाल उठा चुकी है पश्चिम बंगाल सरकार पर, और ऐसे में ममता सरकार की मुसीबतें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। इस बीच आपको तस्वीरें दिखाते हैं, दो तस्वीरें, एक तस्वीर आज की है और दूसरी बीते कल की है। बंगाल दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को लगातार टीएमसी के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दौरे के पहले दिन भी नड्डा को काले झंडे दिखाए गए थे। तस्वीरें आई आपको दिखा देते हैं एक बार फिर से, और साथ ही बता दें, नड्डा को काले झंडे दिखाने के साथ साथ उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी थी कि जिस तरह से साजिश की जा रही है हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, ये साफ संकेत है कि पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल चरमरा गई है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि चाहे ममता सरकार जितना भी कमजोर करने की कोशिश बीजेपी को कर ले, लेकिन फिलहाल उनकी दमनकारी नीतियों के जरिए बीजेपी और मजबूत होकर ही उभरेगी। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले को गृह मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, आज बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर हमला हुआ, बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम है। केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांति प्रिय जनता को जवाब देना होगा। टीएमसी शासन में बंगाल अत्याचार, अराजकता और अंधकार के युग में जा चुका है। टीएमसी के राज में पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से राजनीतिक हिंसा को संस्थागत कर चरम सीमा पर पहुंचाया गया, वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए दुखद भी है और चिंताजनक भी है। साथ ही बीजेपी नेता और पार्टी के तमाम नेताओं ने भी इस पर रिएक्शन दिया। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। अमित, बेहद गंभीर मामला ये होता जा रहा था, और अगर ये आरोप साबित होता है कि पूरा हमला टीएमसी ने करवाया है, तो चुनाव से ऐन पहले ये बहुत बड़ा सेल्फ गोल होगा ममता बनर्जी के लिए। देखिए, जो इसके राजनीतिक इम्प्लीकेशन होंगे, जो इसके परिणाम होंगे, ये आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन जहां तक पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का सवाल है, तो लगातार इस पर विवाद उठता रहा है। और इससे पहले राज्यपाल भी मुलाकात कर चुके हैं गृह मंत्री से, और अलग अलग इससे पहले भी मुद्दे आए थे जब गृह मंत्रालय ने वहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर या एक कुछ इंसिडेंट को लेकर रिपोर्ट मांगी थी। ताज़ा मामला, चूँकि जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक प्रोटोकॉल होता है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जाता है तो उसको सुरक्षा मुहैया मुस्तैद करवाना और उसको अवेलेबल करवाना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। जब किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर जब ऐसा हमला होता है, तब केंद्र सरकार ने इसको बेहद गंभीरता से लिया। अब राज्य सरकार को इसका जवाब देना होगा। तो पश्चिम बंगाल सरकार की कुल मिलाकर फजीहत होने वाली है, ये तय है। इधर बंगाल दौरे पर गए जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक के आरोपों के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। आरोप लगाया है कि नड्डा के कार्यक्रम के लिए पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी।
बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमला। सामने का गाड़ी नड्डा जी का गाड़ी का ऊपर आक्रमण हुआ था। कैलाश जी का गाड़ी का कांच वांच टूट दिया था। बहुत सा लोगों को जेपी नड्डा की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। ईंट और पत्थरों से बीजेपी नेताओं की गाड़ियों पर हमला। जंगल राज कहता हूं तो मैं ऐसे ही नहीं करता। आप देखिए हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, आप देखिए हमारे राहुल सिन्हा, आप इनकी गाड़ियों को देखिए। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी, अन्यथा किसी कोई गाड़ी नहीं छूटी जिस पर अटैक नहीं हुआ है। ये गुंडा राज जो हमें देखने को मिला है, इसको नस्तो नाबूद करना है और प्रजातंत्र को यहाँ पर खिलाना है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। अभी तो हम कार्यक्रम में पहुंच गए हैं, पर रास्ते बाहर वहाँ मारपीट चल रही है। कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट चल रही है। मुझे हाथ में चोट लगा है। चीख पुकार, हमला, हंगामा और गाड़ियों के टूटे शीशे बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दूसरे दिन की कहानी बयां कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष के काफिले में जितने भी बड़े नेता थे, उनकी गाड़ियों को निशाना बनाकर अचानक ईंट पत्थर बरसने लगे। सड़क के किनारे खड़ी मुट्ठी भर पुलिस को इस हंगामे पर काबू पाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगा। आज मैं यहाँ आया हूँ, जो आने में मुझे दृश्य देखने को मिला वो इस बात को बताता है कि ममता जी के राज में बंगाल अराजकता का पर्यायवाची बन चुका है, असहिष्णुता का पर्यायवाची बन चुका है। It has become a state of lawlessness and a state of intolerance. बताया गया कि टीएमसी कार्यकर्ता सड़कों पर लेटकर नड्डा के काफिले को रोकना चाह रहे थे। विरोध के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं के हाथों में टीएमसी के झंडे भी दिखाई दिए। मैं मतलब नैरो एस्केप था, लेकिन मेरे गाड़ी में जो थे उसको काफ़ी चोट लगा है। अभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो कॉन्वॉय में शायद 10 से 11 गाड़ी को ऐसे ही मतलब डेस्परेटली ईट तो स्टोन वगैरह जो भी है वो छोड़ा गया। नड्डा के काफिले पर हुए इस हमले ने बीजेपी के लगाए उन आरोपों को और धार दे दी जो आज सुबह ही लगाए गए थे और जिसका संज्ञान फौरन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी लिया। बंगाल में नड्डा के दौरे पर सियासी घमासान। बीजेपी अध्यक्ष की सुरक्षा पर मांगी रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मांगी बंगाल सरकार से रिपोर्ट। डीजीपी और मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक का आरोप। बंगाल बीजेपी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी। चुनाव की बढ़ती हलचल के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के दौरे पर बंगाल पहुंचे तो अचानक सियासी सरगर्मी बढ़ गई। बंगाल में मिशन 200 को लेकर बीजेपी ने ताकत बढ़ाई तो नड्डा सहित बीजेपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। खुद नड्डा ने कल की एक सभा में ममता बनर्जी को असहिष्णुता का दूसरा नाम करार दिया और उनका यही अंदाज आज भी नजर आया। मैं यहाँ पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये गुंडाराज, ये अराजकतावाद, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है। लेकिन सरगर्मियों के बीच बीजेपी ने नड्डा के बंगाल दौरे को लेकर ममता सरकार पर एक गंभीर आरोप लगा दिया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखकर दावा किया कि
दिलीप घोष ने लिखी गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी में कहा, जेपी नड्डा के कार्यक्रम के दौरान चूक। जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक हुई है। नड्डा के कार्यक्रमों में पुलिस नहीं थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भी नहीं रोका। कल यहाँ माननीय नड्डा जी का जो कार्यक्रम था शहर में, वहाँ वेस्ट बंगाल पुलिस का कहीं उपस्थिति नहीं थी। सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। इसलिए मैंने देश के गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखा है, यहाँ के प्रशासन को चिट्ठी लिखा है। बात केवल नड्डा की सुरक्षा में चूक तक ही नहीं रुकी। बीजेपी का आरोप है कि ममता के गढ़ और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के चुनाव क्षेत्र डायमंड हार्बर में नड्डा के आज होने वाले कार्यक्रम के लिए जब कार्यकर्ता झंडा बैनर लगा रहे थे तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें बंदूक के पिछले हिस्से से मारा गया। इस हमले में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता घायल हो गए, जिनमें सुरजीत हलदर नाम के कार्यकर्ता को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। আমার গাড়িটা ছিল পোলের ওপর, তখন সবাই মিলে আমাকে ধরে প্রচণ্ড মার মেরেছে। আমাকে বুকে বন্দুক দিয়ে ঘাড়ে মেরেছে। বন্দুক ঠেকিয়ে আমাকে বলেছে যে গুলি করে দেবো, এপার থেকে ওপার হয়ে যাবে, কে তোকে বাঁচাবে। एक दिन पहले ही नॉर्थ 24 परगना में भी बीजेपी के कार्यक्रम में टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हुड़दंग करने का आरोप लगा था। इस हंगामे में बीजेपी का एक कार्यकर्ता घायल हो गया। हंगामे के बीच बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल के हिंसक माहौल पर नारेबाजी के जरिए सरकार से जवाब मांगते दिखाई दिए। हालांकि बीजेपी के तेवर में ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर निकलकर नारेबाजी करते नजर आए। बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में 6 महीने बाकी हैं, लेकिन अभी से वहां जिस तरह का माहौल है उससे हालात बद से बदतर होने के संकेत मिलने लगे हैं। हमारे साथ शेष नारायण सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। शेष जी, बंगाल में स्थिति क्या आपको दिख रही है? लोकतंत्र की जगह अब ऐसा लग रहा है कि हिंसा तंत्र ही पश्चिम बंगाल की पहचान हो गई है। किताब देखो, इसमें लिखा है कि अगर प्रेसिडेंट राज्यपाल की रिपोर्ट से सेटिस्फाइड है, संतुष्ट हो गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहां राजकाज नहीं चल रहा है, तो वो उसको चलाने का जिम्मा खुद ले लेगा। राज्यपाल से जो रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि चुनाव के पहले अगर इस तरह से एक पार्टी प्रेसिडेंट जा रहा, वो कह रहे हैं तृणमूल वाले कि नहीं उन्होंने खुद हमला कराया, तो आपकी पुलिस कहाँ थी? वो प्रोटोकॉल है कि आप पार्टी के प्रेसिडेंट को, किसी भी बड़ी पार्टी के प्रेसिडेंट को आप सिक्योरिटी मुहैया कराएंगे, पुलिस होगी। अगर जो भी हमला कर रहा था, चाहे बीजेपी का चाहे तृणमूल का था, जो ठग राह चलता गुंडा था, क्यों नहीं उसको पकड़ा आपने? ये बात बहुत सीरियस है और इस पर जो रिपोर्ट मांगी गई है, धनखड़ जी जो रिपोर्ट देंगे हम जानते हैं कि उस रिपोर्ट के बाद प्रेसिडेंट को ये पावर एक्सरसाइज करने से कौन रोक सकता है? वैसे भी अगर इस तरह की बदमाशी हो रही है, बताओ, एक रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट वहां गया है और वहां उसको आप झंडा बैनर नहीं लगाने दे रहे हैं, उनका हाथ तोड़ दे रहे हैं उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं। तो ये बात चलिए ग्रांटेड कि बीजेपी वालों ने किया, तो पुलिस ने क्यों नहीं उनको रोका? मतलब ये बहुत ही अजीब बात लगती है शेष जी कि वो कह रहे हैं कि टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी प्रायोजित हमला है। कोई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह से, इतनी बुरी तरह से हमला कर सकता है कि वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ईंट पत्थर फेंकेगा उनकी गाड़ियों पर, और एक नहीं सभी जितने भी शीर्ष नेता है। मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच पश्चिम बंगाल पुलिस ने ट्वीट कर दावा किया है कि नड्डा के काफिले को कुछ नहीं हुआ। बंगाल पुलिस के मुताबिक रास्ते में खड़े कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, हालांकि बीजेपी अध्यक्ष सभा स्थल तक सकुशल पहुंच गए। पुलिस ने बताया कि जांच की जा रही है, आखिर वहां हुआ क्या था। पुलिस जांच का भरोसा दे रही है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हुए हमले के खिलाफ पार्टी पूरे राज्य में 4 से 6 बजे तक प्रदर्शन कर रही है और इस प्रदर्शन की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। बहुत गुस्से में है बीजेपी का यह कहना है कि किस तरह से आप नहीं कर सकते हैं, ये अराजकता है। नड्डा पर हमले के आरोपों से टीएमसी ने इनकार किया है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार को नड्डा के दौरे की जानकारी नहीं दी गई थी। It is absolutely lie, because after this government came, they don't even inform the state government who is coming and who is going. अमित, एक अजीब सा तर्क है, लेकिन इस पर जरूर आप बताइएगा क्योंकि व्यूअर सुनना चाहता है। वो बोल रहे हैं कि एक पार्टी का जो कि मुख्य ओपोनेंट है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं और राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार को पता ही नहीं होगा।
देखिए पूरा का पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, नियम होता है। जब भी किसी राष्ट्रीय पार्टी या किसी भी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष जाता है तो उसकी सूचना स्थानीय पुलिस को होती है। तो ऐसे में ये पूरे तरीके से जो ये प्रोग्राम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है और इसकी एक कम्युनिकेशन लाइन चलती है। तो जब अगर इनकी ओर से कहा जा रहा है कि जानकारी नहीं थी तो ये सरासर यहाँ पर गलत है। और अगर ये हमला हुआ है तो किसी न किसी को यहाँ पर राज्य सरकार की एजेंसियाँ जो कि सुरक्षा में लगी हुई थी उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आखिरकार ऐसा हमला हुआ कैसे, क्योंकि उनके पास केंद्रीय सुरक्षा बल पहले से ही मौजूद है बीजेपी अध्यक्ष के पास। और जब लोकल मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तब स्थानीय पुलिस से जो कंसर्न थाने होते हैं वो ये सुनिश्चित करते हैं कि उनकी गाड़ी इस जगह से दूसरी जगह पर सुरक्षित वो पहुँच जाए और इसकी जानकारी उनको पहले से होती है। ये नियम के मुताबिक ऐसा होता है क्योंकि वो हाई प्रोटेक्टिव एक वीआईपी है। लेकिन इस पूरे के पूरे प्रकरण में आज जो ये हमला हुआ, इनको जब गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट तलब की है तो इनको सिलसिलेवार तरीके से राज्य सरकार को ये बताना होगा कि किन परिस्थितियों में नहीं, राज्य सरकार को न सिर्फ बताना होगा कि किन परिस्थितियों में ये हमला हुआ और आने वाले दिनों में चुनाव से ऐन पहले टीएमसी की, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली है, ये संकेत मिल रहा है। और इस तरह जो टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दूसरी पार्टी के आ रहे थे, ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, ये प्रोटोकॉल के ही खिलाफ है और ये सीधा सीधा मैं कहूंगी सही नहीं, ये तो झूठ है जिसे वो बताने की कोशिश कर रहे थे। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी निगाह बनी हुई है। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाद, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल देखिए DD फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो सीबीआई जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय
बेबाक, कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ किशोर अजवाणी। 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल देखिए DD फ्री डिश पर, बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। जय जवान, जय। किसान के मुद्दे पर अब कैसे बनेगी बात, इस पर अब आगे चर्चा हम करने जा रहे हैं। किसान आंदोलन और नए कृषि कानून को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने आज एक बार फिर किसानों से अपील की। तोमर ने कहा कि सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए जो लिखित प्रस्ताव भेजा गया है उस पर विचार करें। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान जब भी चर्चा करना चाहे सरकार तैयार है। तोमर ने कहा कि सरकार पहले भी बोल चुकी है कि MSP चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। यहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोल चुके हैं कि MSP जारी रहेगी। इसके बाद भी अगर MSP पर आशंका है तो सरकार लिखित में आश्वासन दे सकती है। किसानों का विषय है और किसान ठंड में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोविड का संकट भी है, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के मन में भी रात दिन चिंता रहती है और इसलिए हम लोगों की लगातार पहले भी कोशिश रही है और अभी भी मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों और बहनों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब ने चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाए थे उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए लिखित प्रस्ताव भारत सरकार ने आपके समक्ष भेजा है। आप उन प्रस्ताव पर विचार करें और आपकी तरफ से जब भी चर्चा की स्थिति के लिए कहा जाएगा भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी। बात आती थी कि भाई MSP पर खरीद बंद हो जाएगी और होगी नहीं, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा, तो
आप सबके ध्यान में है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बोला, मैंने भी दोनों हाउस में इस बात को बोला और सबको आश्वस्त किया कि एमएसपी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। एमएसपी की रबी और खरीफ की जो खरीद है इस वर्ष भी बहुत अच्छे से हुई है और रबी की फसल की बुआई के समय एमएसपी घोषित कर दी है। एमएसपी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1.5 गुना किया गया है। खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया गया है। पहले गेहूं और धान पर ही खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन पर भी खरीद की जा रही है और एमएसपी से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें, इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी। और एमएसपी के मामले में भी अगर उनके मन में शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। हम सरकारों को भी दे सकते हैं, किसान को भी दे सकते हैं, यूनियन को भी दे सकते हैं। तो किसानों से सरकार ने कहा है कि आप विचार करिए और इस आंदोलन को वापस करिए। इधर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, आनंद तिवारी गाजीपुर बॉर्डर से लाइव है, अनुराग ढांडा सिंघू बॉर्डर से लाइव जुड़ गए हैं, रवि सिंह टीकरी बॉर्डर से हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग ढांडा, सिंघू बॉर्डर पर सरकार की तरफ से विचार करने की बात पर क्या कह रहे हैं किसान? देखिए, जिस वक्त कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके कुछ ही देर बाद किसानों की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आज यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें पंजाब के सारे जत्थेबंदियां मौजूद थे और हमारे साथ तमाम फार्मर लीडर्स भी। इन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि आप बातचीत करिए, आप उस पर विचार करिए, आप लोग उसके जवाब में क्या कह रहे हैं? मैं डॉक्टर सतनाम सिंह जनाला, सूबा प्रधान जमहूरी किसान सभा पंजाब एज वेल एज एग्जेक्टिव। क्या आप उसके जवाब में क्या कहना चाहते हैं जो कृषि मंत्री कह रहे हैं? आप लोगों ने मीटिंग भी आज की। हाँ, हमने जो उनका आया उस पर मंथन किया है उनका, हम उसका जवाब ये देना चाहते हैं। अभी वो आप ही अपनी डिफेंस में आ गए हैं। उन्होंने ये बताया है कि ये वाणिज्य व्यापार के लिए हमने कानून बनाए हैं। हम उनको यही ही कह रहे थे, वो तो मानते नहीं जी, उन्होंने मान गए। अब वो मान गए हैं उस बात को। आप कह रहे हैं कि कॉमर्स के लिए, व्यापार के लिए क्या है, क्या आप इसका जवाब दे रहे हैं? कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि बातचीत मत तोड़िए, बातचीत करते रहिए और अपना आंदोलन जो है वो समाप्त करिए। देखो, पहले तो हम आपके चैनल का धन्यवाद करने चाहते हैं। जो मंत्री जी बोल रहे हैं हम भी उस पर सहमत हैं। हमारी मीटिंग में भी ऐसा होता है भाई, लेकिन जो कल गवर्नमेंट ने प्रपोजल भेजा उसमें कुछ नहीं था। वो जो 2 महीने से बातचीत चल रही है वही है। अब गवर्नमेंट कोई अच्छी प्रपोजल भेजे, हम उस पर मीटिंग करेंगे तो जाएंगे, मीटिंग में जाएंगे। हमने कोई रास्ता बंद नहीं किया है, लेकिन मोदी सरकार को ये देखना चाहिए कि इतना बड़ा आप कह रहे हैं कि मंत्री जी कह रहे हैं उस बात से सहमत है। कौन सी बात से सहमत है उनकी मंत्री जी जो कह रहे हैं? नहीं, मीटिंग के लिए सहमत है, कानून रद्द के लिए नहीं सहमत है। कानून तो जो हमारा जो येस और नो का है हम उसी पे ही हैं। हमारी पूरे देश की जथेबंदियों हैं जो मीटिंग, जो बातचीत चलनी चाहिए उसके लिए है भाई। अगर वो अच्छी प्रपोजल हमारे को भेजेंगे तो जथेबंदियां। मुझे एक चीज और समझाइए, आप कह रहे हैं कि स्टेप अप करेंगे और बढ़ाएंगे इस आंदोलन को। आज ये भी चर्चा हुई कि रेल रोकने को लेकर भी आप लोग कुछ डिसीजन ले सकते हैं ऑल इंडिया की मीटिंग में। देखो, जो रेल हमारे जो पहले पंजाब में चलते हैं, जो धरने मुजाहरे रेलवे ट्रैकों पे वो जारी हैं। जो हमारा 12 तारीख का टोल प्लाजा पर्ची मुक्त करने का है वो पहले जैसे पंजाब में था पूरे भारत में है। उसके लिए मतलब जो ये आंदोलन है वो सब मीटिंग में तय चुका है। 14 तारीख के पूरे जो हमारे पंजाब में डीसी दफ्तरों के आगे धरने लगाए जाएंगे और इसमें जो हम एक आपके चैनल से ये बात जरूर पूछेंगे सरकार से, जो सरकार कहती है किसानों को ये कानून रद्द कराने में क्या मतलब इस बात पे अड़ियल क्यों हैं किसान। हम आपके चैनल से ये पूछना चाहते हैं, बूटा जी सिंह वाली बात पे, अगर कानून रद्द हो जाते हैं तो सरकार का इसमें क्या नुकसान है? सवाल ये पूछते हैं किसान, ये सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार का क्या नुकसान होगा अगर जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी और तस्वीरें और लगातार किसानों से अनुराग जो आप बात कर रहे हैं वो भी हम सुनेंगे। टीकरी बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, रवि सिंह हमारे साथ है। रवि, क्या वहां के किसान भी अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि या तो यस में हो या फिर नो में हो, नहीं तो बीच का रास्ता कुछ नहीं चाहिए उन्हें?
प्रीति, कुछ लोगों से बात करता हूँ यहाँ पर जो प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश धनखड़ है। ये बताइए कि आज कृषि मंत्री ने जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि बार बार हमने बातचीत किया और अभी भी रास्ता खुला हुआ है। मैं कहना चाहूँ ये बातचीत के लिए लोगों को क्यों घुमा रहे हैं? हम पूरा इस बिल का ही पता है, हमारे गांव में बसने वाले बच्चे को पता है। ये सिर्फ 2 परिवारों को इस देश को बेचना चाहते हैं। ये किसान की एक ही डिमांड है, हम मांगते नहीं, आगे बिल हमने जरूरत है। उसके बाद हमारे ऊपर क्यों थोप रही है सरकार? बार बार अपनी सफाई क्यों पेश कर रहे हैं? ये लोगों के सामने, हम सामाजिक लोग हैं, किसान जो गांव में बसता है वो तो कहते हैं जो नेम धर्म ठाने वाला झूठा आदमी है। प्रधानमंत्री नेम इनका उठा रहा है, कृषि मंत्री झूठ बोल रहा है। बार बार 6 बार मीटिंग जो बुलाई इस आदमी ने, ये लोगों को सिर्फ भड़काने और भटकाने की बात थी। और मेरे जो किसान लोग मिलने के लिए जाते हैं, ये छोटूराम और भगत सिंह और क्या दोबारा अगर सरकार बैठक के लिए बुलाती है बातचीत के लिए तो आप लोग जाएंगे? आप लोगों के नेता जाएंगे? नहीं, हमारे नेताओं ने स्पष्ट कर दिया, पहले 3 बिल कैंसिल करो, उसके बाद जो हमारे मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे। और ये बिल तो सरकार को वापस लेने पड़ेंगे या दिल्ली की गद्दी छोड़नी पड़ेगी। हाँ जी, बताएं आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार बरगला करके और जनता को भ्रमित करना चाहती है। जो गांव में बैठी है, देश में बैठी है, उसको भ्रमित करके किसान आंदोलन को दोषी ठहराना चाहती है। वो किसान आंदोलन को दोषी ठहरा करके इसको कुचलने की मंशा है। ये मंशा खराब है, राष्ट्र विरोधी है ये मंशा। और इस मंशा से हट करके क्या आप लोगों का विरोध प्रदर्शन जो धरना है और तेज होगा? क्या क्या योजना है? ये किसानों का आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन हो गया है। जिस तरह से इन्होंने पहले 3 साल पहले से घेराबंदी कर रखी थी गोदाम बनाने की, वो हम समझ चुके हैं। बिल्कुल अभी तो आपसे जुड़े हुए रवि किसान कह रहे हैं कि ये पूरे आंदोलन को मौजूदा सरकार भड़काने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि जो लगातार सरकार इस आंदोलन पर निगाह बनाई हुई है, हर बार वो कोशिश करती है कि बैठक से मुद्दे को सुलझाया जा सके, उस पर इस तरह का रुख किसानों का क्यों है? मैं गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेती हूँ। आनंद तिवारी हमारे साथ है। आनंद, वहां के किसान क्या बता रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल प्रीति, इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, ग्राउंड जीरो पर। पहले मेरे कैमरा पर्सन आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ का नज़ारा है। अमूमन जो हम रोज़ नज़ारा देखते हैं, शाम का वक्त हो चला है तो यहाँ पर जो भोजन है उसकी भी तैयारी यहाँ पर चल रही है। और हम थोड़ा पीछे यहाँ पर देखिए एक चौपाल आपको दिखाते हैं। यहाँ पर किसान जो हैं, तमाम किसान यहाँ पर बैठे हैं और हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं राजवीर सिंह जादौन साहब हैं, जिनसे हम यहाँ पर बात करते हैं। जादौन जी, थोड़ा खड़े हो जाएंगे आप? आज कृषि मंत्री ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपील की है कि ये आंदोलन खत्म हो जाए और जो शंका है किसानों की वो हम दूर करना चाहते हैं। और बातचीत खत्म नहीं हुई है, लेकिन आप लोग लगातार टिकैत साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि जब तक बिल वापस ना होगा, जब तक और इससे कम में कोई बात नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल, जो हमारे टिकैत साहब ने कहा है वो अक्षरशः सत्य कहा है। हम लोग एक उद्देश्य लेकर के चले हैं। हम लोग इस देश के भाग्य को और मजबूती से बनाने के लिए निकले हुए हैं। तो हम बगैर अपनी मांगों को पूरा किए हुए यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। कृषि मंत्री जी ने जो कहा ठीक कहा, लेकिन कृषि मंत्री जी को किसानों की बात सुनना चाहिए। खासकर कृषि मंत्री से अपेक्षा है कि किसानों के दर्द को समझें और हमारी मांगों को माने, इन बिलों को वापस लें। इसके बाद किसानों के साथ बैठ करके और इससे अच्छा बेहतरीन बिल बना करके और देश के सामने लाएं। लेकिन लगातार इसका मतलब कि अभी रास्ते बचे हुए हैं बीच के, अभी ये वार्तालाप खत्म नहीं हुआ, आपका कहना है? हम आंदोलन में बैठे हुए हैं। हमने सारे बातचीत के रास्ते खुले छोड़ रखे हैं, रास्ते बंद नहीं हुए हैं। हम बातचीत के रास्ते से ही समाधान चाहते हैं। आंदोलन 101% पीसफुली इसको चलाना चाहते हैं। तो बिल्कुल रास्ते खुले हुए हैं, सरकार को बात करना चाहिए और किसानों के आधार पे आकर के बात करना चाहिए। आगे चक्का जाम की भी अभी तैयारी आप लोगों की और रेल यातायात को भी आप सोच रहे हैं कि उसको भी रोका जाए, आंदोलन को और बढ़ाया जाए? अभी फिलहाल ऐसा तो खैर नहीं अभी कोई एजेंडा आया है। अभी तो टोल पे प्रदर्शन होंगे और कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन होंगे। अगला चरण हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी, जो भी तय करते हैं। चलिए, लगातार जो बैठक हो रही है किसानों की, उस पर अंतिम फैसला लिया जा रहा है। शेष जी, भड़काना, भटकाना, कुचलना जैसे शब्दों का इस्तेमाल किसान कर रहे हैं, लेकिन संवाद का रास्ता खुला हुआ है। 15 दिन हो चुके हैं और कितना वक्त लग जाएगा आपके मुताबिक इस पूरे आंदोलन को समाप्त करवाने में और किसानों और केंद्र के बीच एक संतुलन बनाने में? नहीं, वो तो जब भी बातचीत का रास्ता कृषि मंत्री ने भी कह दिया खुला, इन्होंने भी कह दिया खुला, बातचीत करें, खेल खत्म। बातचीत से ही निकलेगा।
और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं अलग अलग जगह से। अनुराग ढांडा, अनुराग, बातचीत से रास्ता बनेगा, लेकिन 15 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में किसानों को नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा सर्दराहतें बढ़ेंगी, देश को चक्का जाम करने की बात की जा रही है, ऐसे में आम लोगों को भी परेशानी होगी, तो वो बात है उनके जहन में? देखिए, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ मीटिंग होती है, जिस तरह से यहाँ बात होती है, मुझे लगता है कि जो फार्मर लीडर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई है इस वक्त, और वो बात कर रहे हैं कि हम स्टेप अप कर देंगे आंदोलन को। ये सवाल पूछा जा रहा है स्टूडियो से कि क्या आप लोगों को नहीं लगता 15 दिन हो गए, बहुत ज्यादा हो गया, अब ठंड भी हो रही है, अब इसको धीरे धीरे समाप्त करना चाहिए, बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए? मैं बलकार सिंह बराड़, स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब। अभी तो 15 दिन हुए हैं, हमारे पुरखों ने 6-6 महीने किलों में रहकर, गड़ियों, कच्चियों गड़ियों में रहकर लड़ाई लड़ी है। छोटे छोटे बच्चे इतनी ठंड में, और हमारे सिख इतिहास में ये उदाहरण है भी 4 साल के बच्चे ने भी शहीदी दी है। इसलिए हम ऐसे किसी वातावरण कोई भी हो, ठंड हो गर्मी हो, हम नहीं डरेंगे। हम ठंड में भी खेत में रहते हैं और गर्मी में भी रहते हैं। मेरा एक सवाल ये भी है कि जो लोग आने जाने वाले लोग हैं, आप दिल्ली का पूरा घेरा डाल रहे हैं, लाखों लोग डेली आते जाते हैं दिल्ली से, उनको भी तो काफी परेशानी हो रही है। हम देखते हैं यहाँ से भी लोग सामान उठा उठा के पैदल जाते हैं। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि उन लोगों को भी परेशानी हो रही है? उस बारे में भी सोचते हैं आप लोग? बिल्कुल सोचते हैं। हम उन लोगों को सोचकर ही आंदोलन शुरू किया है। हम पहले भी कह चुके हैं, ये आंदोलन किसान का आंदोलन, केवल किसान का आंदोलन नहीं है, ये पूरे समाज का आंदोलन है। क्योंकि किसान जाएगा तो सभी लोग, जो छोटे छोटे धंधे वाले जाएंगे, और जो तीसरा कानून है, सभी मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो किसी खेती और खेती के पे डिपेंड धंधों पे भी नहीं काम कर रहे, उससे अलावा है केवल वो खपतकार लोग हैं, जो उनको भी तीसरा कानून है, जो उनके गले की फंदा है। वो आज जो 25 रुपए किलो, 20 रुपए किलो आटा खरीद रहे हैं, वो 100, 200, 500 रुपए किलो भी आटा खरीदना पड़ सकता है। मुझे एक आखिरी चीज और बता दीजिए, आज आप सब लोगों ने मीटिंग की है, मैं आपको बताऊं कि पूरी पंजाब की जो जथेबंदियां, मुझे लगता है 32 संगठन आज भी थे मीटिंग में। क्या ये भी फैसला हुआ है कि अगर नहीं मानी सरकार, इसी तरीके से बातचीत नहीं हुई आगे, तो आप लोग रेल भी रोक सकते हैं पूरे देश में? देखो, रेलवे आंदोलन जो पंजाब में चला है, हम ट्रैक से हटाकर रेलवे पार्कों में बैठे हुए हैं। आज उसका अल्टीमेटम का आखिरी दिन था। उस पर हमने ये फैसला दिया है कि हम अभी रेलवे पार्कों में पंजाब में बैठेंगे। अगर सरकार आने वाले दिनों पे नहीं मानेगी तो हम इसके लिए, रेलवे के लिए पूरे देश में कोई ऐसा फैसला की तैयारी किसानों की। इस किसान आंदोलन पर लगातार हमारे सहयोगी अपडेट कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक हम ले रहे हैं। बड़ी कवरेज किसान आंदोलन पर जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। जय जवान।